अगर आपको लगता था कि छोटी कार महंगी हो गई है तो सस्ती हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार इस प्लानिंग में दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता था कि बिहार और बंगाल में गंगा का पानी कम आ रहा है तो मोदी सरकार इस प्लानिंग में भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश से गंगा की जल संधि पे नई तरीके से बातचीत हो रही है। अगर आपको लगता था कि अमेरिका के सामान इंडिया में महंगे होंगे और इंडिया के सामान अमेरिका में महंगे होंगे तो उसका भी इलाज निकलने वाला है। आज यही सब पे बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bector's New India Assurance and Hire. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. मोदी सरकार छोटी कारों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी माइलेज नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इस बात की लगातार पैरवी कर रही थी, जिसके बाद सरकार विचार करने पर थोड़ा मजबूर हुई है। मारुति को क्या परेशानी है? दरअसल मारुति सुजुकी की छोटी कारों को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा है। लोग बड़ी कारों जैसे कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी कहते हैं वगैरह को ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। अब ईटी की यानी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ऑल्टो या वैगनआर जैसी छोटे मॉडल की घटती मांग के चलते मारुति की छोटे कारों की बिक्री उनमें हिस्सेदारी में घटाव देखा गया है। मारुति सुजुकी ऑल्टो ये सब जो गाड़ियां हैं ये ज्यादा बिकती हैं। अब पिछले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच मारुति की छोटी कारों की बिक्री जो है वो घटकर 50% से भी कम आ गई थी, आधे से ज्यादा घट गई। अब इन आंकड़ों से मारुति की दिक्कत तो समझ में आ गई है, लेकिन अभी फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर क्या नियम कायदे हैं इनके बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने साल 2017 में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करने के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी CAFE के तहत कुछ नियम कायदे बना रखे हैं। मेन मकसद कम से कम तेल खपत और कम से कम वायु प्रदूषण। ये नियम कायदे पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस इसको LPG कहते हैं, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के लिए लागू हैं। पॉलिसी के तहत 3500 किलोग्राम से कम वजन वाले वाहनों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो सीमा वाहन के वजन से जोड़ी जाती है। अगर सरकार नियमों में बदलाव करती है तो 1000 किलो से कम वजन वाली कारों के लिए इन नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। अप्रैल 2022 से शुरू हुए CAFE 2 इनके नियमों के तहत उत्सर्जन को इमिशन को और सख्त किया गया है। उदाहरण के लिए 1200 किलोग्राम से कम वजन वाली कारों के लिए जो एवरेज एमिशन है वो 113 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर उससे कम होना चाहिए। यानी 1 किलोमीटर कार चल रही है आपकी तो 113 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही आप छोड़ सकते हैं हवा में। कैफे नॉर्म्स जो है वो बाय डेफिनेशन एक कॉर्पोरेट लेवल की नॉर्म्स है, जहाँ पे कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ बिकती है मार्केट में उनकी टेल पाइप CO2 एमिशंस को एवरेज किया जाता है और वही होती है कंपनी की कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। और एक टारगेट सेट किया जाता है जिसका कैलकुलेशन होता है कर्व वेट के बेसिस पे और एक इंडिविजुअल गाड़ी की कर्व वेट के बेसिस पे, और कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते हैं जो सरकार तय करती है हर फेज पे। और क्योंकि छोटी गाड़ियों की कर्व वेट कम होती है तो जो स्ट्रिंजेंसी है उनके ऊपर ज़्यादा होती है, तो उसी के चलते क्या होता है जो कंपनी जिनकी पोर्टफोलियो में छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा है उनके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब नियम कायदों का पालन करने और पेनाल्टी से बचने के लिए कार कंपनियों को कम एमिशन वाले मॉडल, खास तौर से इलेक्ट्रिक वाहनों का एक निश्चित प्रतिशत बेचने की जरूरत पड़ती है। अभी छोटी कारों के लिए सख्त नियम लागू हैं। इस वजह से कार कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV और कम एमिशन वाली तकनीकों में भारी निवेश करना पड़ रहा है। अब पहले से ही नए सुरक्षा फीचर्स हैं, जैसे 6 एयरबैग है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर पार्किंग सेंसर है। अब इनके साथ जो है एमिशन कम करने वाला टीम टाम भी जोड़ दिया जाए तो छोटी कार है उसकी कीमत
बढ़ जाती है, इसलिए इनकी बिक्री पर असर पड़ा है। इसलिए कार कंपनियां चाहती हैं कि छोटी कारों के लिए नियमों में थोड़ी सी ढील मिले, उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों बनाने का दबाव कम आए उन पर, और उन कंपनियों को ज्यादा फायदा हो जो ज्यादा संख्या में छोटी कारें बेचती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी के 17 मॉडलों में से 10 मॉडल 1000 किलो से कम वजन के श्रेणी में आते हैं, जैसे स्विफ्ट, ऑल्टो, K10 और वैगनार वगैरह। सुजुकी मोटर ने 2024 में जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि छोटी कारें पर्यावरण के लिए न केवल अपने कम एमिशन के लिए अच्छी हैं, बल्कि इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें बनाने के लिए कम सामग्री और कम बिजली भी खर्च होती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, सब कयासबाजी है, लेकिन अगर मंजूरी मिल गई तो ये डील सभी कार निर्माताओं पर लागू होगी जो 1000 किलो से कम वजन वाली कारें बनाते हैं। हुंडई, JSW, MG मोटर्स, रेनो, टोयोटा, ये सभी कभी कोई छोटी कारें बना लेते हैं, कम संख्या में बनाते हैं लेकिन बनाते हैं। इसलिए मारुति सुजुकी को इसका सबसे अधिक फायदा होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा बनाते हैं। अब छोटी कारों में उसका बाजार का दबदबा है, नियम लागू हो गए, नियम बदल गए तो जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा। अब हमारे और आपके जैसे लोगों को क्या फायदा नुकसान होगा? जैसा इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार छोटी और किफायती कारों की घटती बिक्री को लेकर चिंतित है। असर देश के पूरे कार उद्योग पर पड़ेगा, खासतौर से पैसेंजर व्हीकल मार्केट पे। 17 जून को उद्योग मंत्रालय ने टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और वॉक्सवैगन जैसी कंपनियों से पूछा कि क्या वे अप्रैल 2027 से लागू होने वाले फ्यूल एफिशिएंसी मानकों के नए चरण में छोटी कारों पे अधिक छूट देने के लिए सहमत हैं। साफ सवाल, अगर फ्यूल एफिशिएंसी नियमों में बदलाव होगा, कार का दाम कम करोगे कि नहीं करोगे? कंपनियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नियमों में ढील से छोटी कारों के उत्पादन की लागत कम हो सकती है। लेकिन क्या कार कंपनियां उस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाएंगी? अपने तो कम सामान लगाया लेकिन कार का दाम 5 से 4 लाख नहीं किया, हमको 5 लाख में बेच रहे हो तो आपका फायदा बढ़ रहा है, हमको तो नुकसान। कंपनी करेगी ऐसा या नहीं करेगी? एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं। ये एक फ्लीट लेवल रेगुलेशन है। इसको एक पर्टिकुलर गाड़ी के टाइप के लिए इसको ईज किया जाएगा, ये टेक्निकली पॉसिबल है नहीं। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि मल्टी टीयर नॉर्म्स बनाए या फिर छोटी गाड़ियों के लिए अलग, बड़ी गाड़ियों के लिए अलग नॉर्म्स बनाए तो ये हो सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उसमें छोटी गाड़ियों की अलग होगी, बड़ी गाड़ियों की अलग होगी, वो पॉसिबल है नहीं। हाँ, पेनल्टीज या फिर जो कंप्लायंस के जो टारगेट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स चेंज करके जो कंप्लायंस का जो टारगेट कॉन्स्टेंट्स है वो चेंज करके किया जा सकता है। यह खबर यहीं तक। अगली खबर पे चलते हैं। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर बांग्लादेश के साथ एक ऐतिहासिक संधि की समीक्षा पे विचार कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स पे छपी पत्रकार दीपांजन राय चौधरी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के 3 दशक बाद साल 2026 में इसकी अवधि खत्म हो जाएगी। इस संधि को आपसी सहमति से रिन्यू किया जाना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट ये कहती है कि भारत सरकार एक नई संधि की तलाश कर रही है। आगे बढ़ने से पहले संधि समझ लीजिए कि क्या है। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी ये संधि। उस समय भारत में HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश में शेख हसीना ये प्रधानमंत्री की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इसका मकसद पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा के पानी का बंटवारा करना था, खासकर जनवरी से मई तक जब पानी कम होता है। ये संधि कोलकाता बंदरगाह को चलाने और बांग्लादेश को पानी देने के लिए बनाई गई थी। 1 जनवरी से 31 मई तक हर साल इस मौसम के दौरान, इन महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर गंगा के प्रवाह को बांटने के लिए यह फॉर्मूला तैयार किया गया था। फरक्का बैराज क्यों अहम है? 75 में बना फरक्का बैराज, साल 1975 में बना। गंगा का पानी भागीरथी और हुगली नदी में छोड़ता है ताकि कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह चलते रहें। यह बैराज गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी हुगली में भेजता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरक्का बैराज का निर्माण 40,000 क्यूसेक पानी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक फीडर नहर में मोड़ने के लिए किया गया था। मौजूदा सिस्टम के तहत लीन सीजन यानी 11 मार्च से 11 मई तक, इसके दौरान दोनों देशों को, इंडिया बांग्लादेश,
दोनों देशों को 10-10 दिनों के लिए बारी बारी 35,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाता है। भारत बदलाव चाह रहा है इसमें। क्यों? भारत का कहना है कि मौजूदा संधि पश्चिम बंगाल और बिहार की जरूरतें पूरी नहीं कर रही है। इन राज्यों को खेती, पीने का पानी और उद्योगों के लिए ज्यादा पानी चाहिए। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई, जो भारत के साथ बहुत दोस्ताना तो नहीं दिखती है। अब बांग्लादेश की पाकिस्तान और चीन से बढ़ती नजदीकी भी भारत की चिंता का एक विषय है। भारत यह भी चाहता है कि जो नई संधि है जिसको रिन्यू किया जाना है वो 10-15 साल की ही हो, न कि 30 साल की, और इसमें भारत को ज्यादा पानी मिले। भारत ने मार्च 2025 में कोलकाता में ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक में यह बात रखी थी, लेकिन बांग्लादेश को डर है कि इससे उसे कम पानी मिलेगा, जिससे उसकी खेती, उद्योग वगैरह प्रभावित होंगे। बता दें कि भारत का यह फैसला पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद सामने आया है, इसलिए एक इकोनॉमिक डिसीजन भी है, साथ ही एक रणनीतिक और कूटनीतिक निर्णय की तरह भी से देखा जा सकता है। इस खबर को विराम देते हैं, एक छोटी सुर्खी जान लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जून 2025 को कहा है कि चीन के साथ हाल में हुए व्यापार समझौते के बाद अब भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत तेजी से चल ही रही बहुत दिनों से। इस ट्रेड डील में दोनों देशों में मार्केट रीच बढ़ाने, मेडिकल उपकरण, डिजिटल बिजनेस और कृषि निर्यात जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड ल्यूटनिक ने भी इस डील को लेकर आशावादी रुख अपना दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी सेवा क्षेत्र और घरेलू उद्योगों के लिए बेहतर डील चाहता है। अब वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में भी इस बात की पुष्टि की थी कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप ने पहले भारत को टैरिफ किंग देश कहा था। वह ट्रंप ने 90 दिन की टैरिफ की छूट की समय की सीमा दी थी, जो 9 जुलाई 2025 को खत्म होगी। जानकार कह रहे हैं कि 8 जुलाई आते आते नई ट्रेड डील का आकार आपको दिखने लगेगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। लिखा था साथी प्रदीप यादव ने, मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।